अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक और ऑर्गेनेली डिस्कस करने वाले हैं। उस ऑर्गेनेली का नाम है सेंट्रियोल। तो सबसे पहले हम सेंट्रियोल के डिफिनेशन करेंगे या फिर उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद मज़ीद लेक्चर वगैरह की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रियोल है क्या है। देखिए, सेंट्रियोल दो छोटे ट्यूब्स पर मुश्तमिल अंदर से खाली या फिर खोखले होते हैं। ये आपको एक ट्यूब नुमा शेप आपको नज़र आ रहा है। ये आपको देखो, अगर आप देखें फोकस करें तो अंदर से ये खाली है। तो सेम जो सेंट्रियोल है ये भी अंदर से खाली और खोखले होते हैं। सेंट्रियोल्स आपको ये जो आपको शेप नज़र आ रहा है, ये वाला शेप, ये आपको रॉड शेप आपको नज़र आ रहा है या फिर सिलेंड्रिकल शेप। तो सेम केस में जो सेंट्रियोल होते हैं ये भी रॉड शेप होते हैं, जो मार्कर आपको नज़र आ रहा है, या फिर सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। सेंट्रियोल्स आपको जोड़े की शक्ल में हमेशा आपको नज़र आएंगे, जो कि आपको न्यूक्लियस के बाहर वाले रीजन और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब आपको साइटोप्लाज्म वाले एरिया में आपको सेंट्रियोल्स आपको नज़र आएंगे। अब यहाँ पे ये बात तो आपको समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद इसके साथ साथ जो सेंट्रियोल होते हैं ये नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली होते हैं। सेंट्रियोल के पास अपना ज़ाती कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, अपना ज़ाती कोई पर्दा इसके पास नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस की तरह इसके साथ ना कोई डीएनए होता है, ना इसके पास कोई आरएनए होती है। अपनी ज़ाती ना आरएनए होते हैं ना डीएनए इसके पास होती है। अब आते हैं ज़रा इनकी डिस्कवरी पर बात करते हैं कि सेंट्रियोल को सबसे पहले किस साइंसदान ने डिस्कवर किया था। एक बेनेडन नामी एक साइंटिस्ट थे। उसने 1883 को उसने न्यूक्लियस को क्या किया था, डिस्कवर किया था। अगर सेंट्रियोल की नंबर की बात की जाती है कि हर सेल में सेंट्रियोल की तादाद कितनी होती है, तो सेंट्रियोल जोड़े की शक्ल में होती है, पेड़ की शक्ल में होती है। तो हम कहते हैं कि ये 2 इन नंबर होते हैं। इनकी तादाद कितनी होती है, हर सेल में इसकी तादाद 2 होती है, ठीक है। अगर फॉर्मेशन की बात की जाए कि सेंट्रियोल को बनाने वाला कौन है, तो वैसे सेंट्रियोल को बनाने वाला कोई भी नहीं होते हैं। सेंट्रियोल जो है ये ऐसे ट्यूब नुमा शेप होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। ये क्या होता है, ऐसे ट्यूब नुमा आपको शेप आपको नजर आएंगे। लेकिन होता यह है कि ये जो सेंट्रियोल्स है, इनकी जो ट्यूब्स होते हैं ये दरमियान से स्प्लिट हो जाती हैं। जब ये दरमियान से स्प्लिट हो जाती है तो इनसे 2 छोटे छोटे और ट्यूब्स आपको नजर आएंगे। तो इस ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन से मुराद कि एक सेंट्रियोल है, डिवाइड हो जाता है, एक सेंट्रियोल है दरमियान में डिवाइड हो जाता है, उनसे 2 सेंट्रियोल मजीद बनेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डुप्लीकेशन। तो सेंट्रियोल में डुप्लीकेशन का प्रोसेस होता है। एक सेंट्रियोल है दरमियान में टूट जाते हैं, तो इनसे मजीद हम स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इनसे मजीद 2 सेंट्रियोल हमें मिलेंगे। तो इसकी फॉर्मेशन सेल के अंदर ऐसे होती है। अब अगर इसके अकरेंस की बात की जाते हैं तो ये आपको मोस्टली जो है यूकैरियोटिक सेल में आपको नजर आएगा। आपको कहां पे नजर आएगा, यूकैरियोटिक सेल में आपको नजर आएगा। यूकैरियोटिक में भी एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे कि आपको जो मैच्योर मेमिलियन आरबीसी होती है, मैं खासकर जो मेमिलियन मैमल्स वाले, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी सेल्स होते हैं, तो आरबीसी सेल्स के अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट की जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, आम अल्फाज में अगर मैं बता दूं तो जैसे कि वुडी प्लांट्स होते हैं जो वुड रखते हैं, या फिर वास्कुलर बंडल्स रखते हैं जैसे कि जाइलम और प्लोएम रखते हैं, तो उन प्लांट्स में भी आपको सेंट्रियोल्स आपको नज़र नहीं आएंगे, उनमें भी सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। अब ज़रा सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। सबसे पहले सेंट्रियोल का हम किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको क्लियर बता दूं, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा। उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोसोम, जो कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज है। व्हाट इज सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम वो रीजन, वो एरिया, वो रीजन जहां पे सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं,
मतलब ये कोई रीजन है, ये कोई एरिया है। साइटोप्लाज्म का वो रीजन, वो एरिया जहाँ पे सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। पंजाब बुक में ये भी लिखा हुआ है कि जो सेंट्रियोल्स के जोड़े को या फिर दो सेंट्रियोल को कलेक्टिवली या कंबाइनली हम इसको सेंट्रोसोम कहते हैं। मतलब दोनों सेंट्रियोल को मिला के हम उसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन जो मेरा वाला डेफिनेशन है ये बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा। तो सेंट्रोसोम जो है, आपको मैंने अपना वाला भी बताया था कि वो रीजन, वो एरिया जहाँ पे आपको सेंट्रियोल्स मिलेंगे, तो उस एरिया को, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम भी कहते हैं। आपको कहाँ पे मिलेंगे? न्यूक्लियस के करीब आपको सेंट्रियोल्स आपको मिलेंगे जोड़े की शक्ल में। लेकिन ये जो सेंट्रियोल्स है ना, जो दो छोटे छोटे ट्यूब्स है, ये एक दूसरे के जो है एंटी पैरेलल आपको नजर आएंगे। जो सेंट्रियोल है ये कैसे आपको नजर आएंगे? एक दूसरे के एंटी पैरेलल आपको नजर आएंगे। आप सोच रहे हैं कि जो आपके पास जो एंटी पैरेलल है ये क्या है? अब देखिए, एक ट्यूब आपको ऐसे नजर आएगा और दूसरा जो है आपको राइट एंगल पे आपको नजर आएगा। तो ये जो शक्ल है ये फिर एंटी पैरेलल का शक्ल है, ठीक है, ये एंटी पैरेलल है। तो राइट एंगल में, तो ये एंटी पैरेलल में जो है एक दूसरे के पास ऐसे पड़े हुए। ये जो ट्यूब्स है, सेंट्रियोल की जो ट्यूब्स है, ये ट्यूब्स मजीद छोटे छोटे ट्यूब्स पर मुश्तमिल होता है। अब उन ट्यूब्स को दिखाने के लिए मैंने उसका जो हेड वाला रीजन है, ये ओवर हेड वाला रीजन है, इस हेड वाले रीजन को मैंने आपको ऐसे ओवरव्यू आपको दिखाया हुआ है, ये रिव्यू करवाया हुआ। तो ये हेड वाला रीजन है। अब ये हेड वाले रीजन को जरा देखो। मैंने कहा कि जो सेंट्रियोल्स है ना, सेंट्रियोल्स मजीद ट्यूब्यूल्स पर आपको मिलेंगे, मजीद ट्यूब्यूल्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो चले जरा ट्यूब्यूल्स, उन ट्यूब्यूल्स पर बात करते हैं। अगर आपको देखिए, ये आपको ट्यूब्स, मुख्तलिफ ट्यूब्स आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3। लेकिन ये जो ट्यूब्स होते हैं, ये ऐसे तीन ट्यूब्स आपको एक साथ आपको नजर आएंगे। मतलब 3 ट्यूब्स के एक ग्रुप होती है, आपको 3 ट्यूब्स आपको एक साथ आपको नजर आएंगे। यहाँ पे आपको देखो 3 ट्यूब्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले 3 ट्यूब्स। तो इन 3 ट्यूब्स का नाम है ट्रिपलेट। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं ट्रिपलेट। और इस एक ट्यूब को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल है और ये भी माइक्रोट्यूब्यूल है। इन तीनों माइक्रोट्यूब्यूल को हम कहते हैं ट्रिपलेट। ट्राई मतलब 3 है, तो हम इसको ट्रिपलेट स्ट्रक्चर भी हम इसको कहते हैं। तो ये जो ट्रिपलेट स्ट्रक्चर है, जिसमें आपको 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको नजर आएंगे, तो ये दरअसल 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास जो टोटल ट्रिपलेट्स हैं उनकी तादाद 9 होती है। तो एक सेंट्रियोल में आपको टोटल 9 ट्रिपलेट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए जरा गिनते हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो एक ट्यूब था, उस एक ट्यूब को हमने माइक्रोट्यूब्यूल का नाम दिया था। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये आपने याद रखना है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है आपके पास जो क्या है, जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक प्रोटीन से बना हुआ है, जो ट्यूब नुमा शेप है। उस ट्यूब को हम कहते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। तो ये एक प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। अब जरा समझते हैं। देखिए, हमने देखा कि हमारे पास जो टोटल तादाद थी ट्रिपलेट्स की, वो 9 ट्रिपलेट्स हमारे पास थे। कितने ट्रिपलेट्स थे? 9 ट्रिपलेट्स हमारे पास टोटल थे। अब हमने देखा कि हर ट्रिपलेट में 1 2 3, तो हमारे पास 3 हमारे पास क्या मिलते थे? माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते थे। 9 ट्रिपलेट्स थे, माइक्रोट्यूब्यूल टोटल 3 थे हर ट्रिपलेट के अंदर। तो हम ये देखेंगे कि अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो आप 9 3 कर दो कि 9 3 27। तो 9 3 कितना आता है? 27। तो सिंपली हम ये कहते हैं कि टोटल जो हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की तादाद है वो एक सेंट्रियोल में 27 होता है। तो हमने देखा कि हमारे पास टोटल एक सेंट्रियोल में 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन जो ट्रिपलेट्स है वो 9 ट्रिपलेट्स आपको उसकी अरेंजमेंट आपको मिलेंगी। इसीलिए हम जो कहते हैं कि जो अरेंजमेंट होता है
सेंट्रियोल का जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट को आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 9+0। 9 का मतलब है कि ट्रिपलेट, नो ट्रिपलेट पाए जाते हैं। 0 का मतलब ये है कि ये जो दरमियानी आपको स्पेस नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी ट्यूब आपको नज़र नहीं आएगा। तो 0 का मतलब है कि यहाँ पे अंदरूनी एरिया में आपको कोई भी ट्यूब्स आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें भी हमारे क्लियर, तो थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्स पर हम फोकस करेंगे। ये देखें, जो ये दरमियानी वाला जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है, ये जो दरमियान वाला स्पेस है, इस दरमियानी वाले स्पेस को एक साथ में 1 लिख रहा हूँ, ये वाला, इसके साथ मैं 1 लिख रहा हूँ। तो इस 1 को हम कहते हैं हब। तो इस वाले रीजन का नाम है, जो मैंने ग्रीन मार्कर से लिखा हुआ, ये हब है। ये हब से छोटे छोटे ऐसे आपको ऐसे स्टैंड आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे ट्यूब्स, आपको ट्यूब्स तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे धागे आपको मिलेंगे। ये धागे आकर एक और आपको डॉट नमा शेप आपको नजर आएगा। तो इस डॉट नमा शेप को के साथ अटैच हुए हैं। तो ये जो ग्रीन में आपको ऐसे धागे जो आपको नजर आ रहे हैं, तो उसके साथ में 2 लिखूंगा। ठीक है, इसके साथ में क्या लिखूंगा? 2। तो इसको हम कहते हैं स्पोक्स। तो ये स्पोक्स है। स्पोक्स जो है हब से शुरू होते हैं, और ये जो आपके पास जो ग्रीन डॉट होते हैं, ऐसे सर्कल से डॉट होते हैं, इसके साथ में 3 लिखूंगा। और ऐसे इस आपके पास हर स्पोक जो है वो आपको इसके साथ, ये जो डॉट है इसके साथ अटैच होते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्स बॉडी। तो ये एक्स बॉडी के साथ क्या होते हैं? अटैच होते हैं। फिर ये जो एक्स बॉडी होती है, ये मजीद आकर फिर जो है आपके पास हर ट्रिपलेट स्ट्रक्चर के साथ क्या हुए हैं? अटैच हुए हैं। तो ये देखिए, ये भी ट्रिपलेट स्ट्रक्चर के साथ और ये भी ट्रिपलेट स्ट्रक्चर के साथ अटैच हुए हैं। इसके बाद अगली बात ये बता दूं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि एक ट्रिपलेट स्ट्रक्चर को दूसरे ट्रिपलेट स्ट्रक्चर के साथ क्या कर रहे हैं? कनेक्ट करवा रहा है, मिला रहा है। तो इसको हम कहते हैं ए सी लिंकर जमीन को कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ए सी लिंकर जमीन को नाम देते हैं। तो ये हमारे पास ए सी लिंकर्स में, ये दरअसल इसका छोटा सा स्ट्रक्चर था। अब जरा इनकी फंक्शन की बात करेंगे। इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन क्या अगर हम देखें तो इसका फंक्शन एक ही है। वो क्या है? वो है सेल डिवीजन के दौरान, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन के दौरान क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो ये स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। कब? सेल डिवीजन के दौरान। एक ऐसा वक्त भी आता है सेल पर जब सेल तकसीम होने लगता है, सेल तकसीम होता है। तो सेल के तकसीम के दौरान जो है सेल जो है फिर क्या करता है? वो स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। प्रोटीन के कुछ धागे हैं जो कि सेंट्रियोल्स बनाते हैं। चले ज़रा देखते हैं होता क्या है। सेल एक तरफ से भी, अच्छा एक चीज़ आपने याद रखना है कि आपके पास जो क्रोमोसोम्स आपको मिलेंगे न्यूक्लियस के अंदर, तो आपको न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स मिलेंगे, ये बात आपने याद रखना है। होता ये है कि यहाँ पे सेंट्रियोल से कुछ धागे ऐसे निकलेंगे और ये उस क्रोमोसोम के साथ क्या हो जाएंगे? ये उस क्रोमोसोम के साथ ऐसे वो हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, क्रोमोसोम को होल्ड करेंगे। तो ये जो धागे हैं जो सेंट्रियोल से निकलेंगे और किसको होल्ड करेंगे? हर क्रोमोसोम को होल्ड करेंगे, उसको पकड़ेंगे। तो उन धागों को हम कहते हैं, ये जो धागे हैं दरअसल इन धागों का नाम है स्पिंडल फाइबर्स, इनको कहते हैं, जो कि प्रोटीन के बने हुए धागे हैं। कहाँ से निकले हुए? सेंट्रियोल से निकले हुए और क्रोमोसोम को इसने अटैच किया हुआ है। तो सेल जब सेल डिवाइड होता है तो होता ये है कि ये जो धागे हैं ये क्रोमोसोम को अपने नॉर्मल तादाद में एक सेल में भी ले जाते हैं और दूसरे सेल में, क्योंकि सेल डिवीजन के दौरान सेल डिवाइड हो जाते हैं तो 2 सेल बन जाते हैं। तो हर सेल में अपनी तादाद में क्रोमोसोम चले जाते हैं। जो एक सेल की भी अपनी तादाद होती है, जो दूसरे सेल की भी अपनी तादाद। तो ये अपनी अपनी तादाद में क्रोमोसोम को ले जाना, ये दरअसल इस सेंट्रियोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल डिवीजन के दौरान। अब ये एक स्ट्रक्चर भी हमारे पास तकरीबन हो गया। एक और स्ट्रक्चर्स में आपको
पढ़ाऊंगा आज उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेसल बॉडीज। देखिए बेसल बॉडीज बहुत इजी है, बस आपने समझना है। बेसल बॉडीज अब क्या है, मैंने आपको बताया कि सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने हुए थे। जब यही माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल बनाता है तो हमने उसको कहा कि ये सेंट्रियोल्स है, वही सेंट्रियोल्स है। लेकिन अगर ये जो सेंट्रियोल्स है अगर ये सेलिया और फ्लैजेला बनाए तो हम इसको बेसल बॉडी कहते हैं। लेकिन कैसे, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो बेसल बॉडीज है, जो क्या है आपके पास बेसल बॉडी है, ये आपको बीनीथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको मिलेंगे, बीनीथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपको, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे आपको मिलेगा। लेकिन जो सेंट्रियोल था वो तो न्यूक्लियस के करीब था, लेकिन बेसल बॉडी आपको ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे आपको बेसल बॉडीज आपको मिलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल बना रहा था वही माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगे एक और चीज बनाएंगे, वो उसको हम कहते हैं या तो सेलिया बनाएंगे और या तो फ्लैजेला बनाएंगे। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे सेलिया और ये आपके पास एक फ्लैजेला है, ठीक है, फ्लैजेला थोड़ा सा बड़ा होता है, या फ्लैजेला बनाएं या फिर इनके किसी और सेल में क्या बनाना शुरू करें, छोटे छोटे सीलिया बनाना शुरू करें। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को फिर हम कहते हैं बेसल बॉडीज। बेसल बॉडीज दरअसल स्ट्रक्चर में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन बस सिर्फ इतना है कि वही आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये देखिए ये वही माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, लेकिन वही माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के नीचे क्या बना रहे हैं, या तो फ्लैजेला बना रहे हैं या तो फिर सीलिया। अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सीलिया और फ्लैजेला बनाए तो फिर हम उस केस में हम उसको बेसल बॉडीज का नाम देते हैं। याद रखें कि ये बेसल बॉडीज माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं, तो यही माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे बेसल बॉडीज, चाहे वो सीलिया हो चाहे वो फ्लैजेला हो। अगर इसके स्ट्रक्चर पर मैं थोड़ी सी बात कर दूं तो वहाँ पे आपको ट्रिपलेट स्ट्रक्चर नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है इसका स्ट्रक्चर हल्का सा चेंज है। चेंज क्या है, वहाँ पे आपको ट्रिपलेट स्ट्रक्चर आपको नजर आया था, लेकिन यहाँ पे जो आपको नजर आएगा वो डुप्लेट स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। डुप्लेट स्ट्रक्चर मतलब आपको दो ट्यूब्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसी तरह इसकी अरेंजमेंट को हम कहते हैं, जो बेसल बॉडी का जो अरेंजमेंट है वो है 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट। 9 तो हम कहते हैं कि आपके पास 9 डुप्लेट पाए जाते हैं। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई कि हमारे पास क्या है, 9 हमारे पास क्या है, डुप्लेट हमारे पास पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 2 है, 2 से मुराद ये है कि जो आपके पास हब नजर आ रहा है ना, हब में आपको मजीद 2 और ट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगे, एक ट्यूब्यूल और दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पे आपको 2 माइक्रोट्यूब्यूल मजीद आपको दरमियान में और नजर आएंगे। इसीलिए बेसल बॉडी के केस में 9+2 अरेंजमेंट हम इसको कहते हैं, लेकिन आपको हर डुप्लेट आपको नजर आएंगे। तो 9 डुप्लेट और साथ साथ में जो 2 है, 2 से मुराद आपको दरमियान में 2 मजीद माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको इस केस में भी आपको नजर आएंगे। अब बेसल बॉडी सब कुछ हमारे पास हो गया, तो थोड़ा सा मैं सीलिया और फ्लैजेला की बात करता हूं, जो कि हम इनको बेसल बॉडीज कहते हैं क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स इनको बना रहा है। देखिए सीलिया और फ्लैजेला का काम है कि ये अक्सर यूनिसेलुलर जानदारों के केस में ये सेल को लोकोमोशन प्रोवाइड करता है। मतलब एक यूनिसेलुलर जानदार है तो वो अगर हरकत करता है तो वो या तो सेलिया पर हरकत करता है या फिर फ्लैजेला की केस की वजह से या फ्लैजेला की वजह से हरकत करते हैं। जैसे कि क्लैमिडोमोनास है तो उसमें फ्लैजेला पाया जाता है, एक ही फ्लैजेला है तो उस फ्लैजेला की मदद से आगे मूवमेंट करता है, हरकत करता है, लोकोमोशन करता है। इसी तरह बैक्टीरिया में सेलिया पाए जाते हैं तो वो सेलिया की मदद से आगे लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, हरकत करते हैं। इसी तरह अगर हमारे केस में बात की जाए तो हमारे केस में ये
खुराक को या फूड को या किसी वेस्ट को सब्सटेंस को मूवमेंट के लिहाज से वो आगे मूवमेंट करवाते हैं। जैसे सिलिया जैसे मूव करते हैं तो कोई भी वेस्ट है या कोई भी खुराक है या कोई भी फूड है तो वो आगे मूव करता है सिलिया और फ्लैजेला की मदद से। ठीक है, जैसे कि हमारे आपको जो सांस की नाली है तो सांस की नाली में भी आपको कुछ सिलिया और फ्लैजेला की तादाद आपको मिलेंगी। लेकिन साथ साथ में अगर आप फीमेल की बॉडी में देखें तो फीमेल के बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन है जो कि ओविडक्ट है, ठीक है, जो ओविडक्ट है तो ओविडक्ट में भी आपको बहुत सारे सिलिया आपको नजर आएंगे। वो सिलिया क्या करते हैं, वो एग को आगे हरकत करवाने में किरदार अदा करते हैं। तो ये था आज का जो हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर मज़ीद बात होगी। तो आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।